बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको खबर दें, DGISI समेत आला ओहदों पर नई तैनातियों के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी से मुतालिक दीगर अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और आला फौजी क़यादत शरीक होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के चीफ्स और कौमी सलामती के मुशीर भी शिरकत करेंगे। खारजा, दाखिला, दिफा, खजाना और इतलात के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, DGISI समेत आला ओहदों पर नई तैनाती के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे, जबकि इजलास में अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी से मुतालिक दीगर अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और आला फौजी क़यादत शरीक होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के चीफ्स और कौमी सलामती के मुशीर भी शिरकत करेंगे, जबकि खारजा, दाखिला, दिफा, खजाना और इतलात के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। एक और अहम खबर, पाकिस्तान के दौरे पर आई अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम मीटिंग हुई है, इस सिलसिले में हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खालिद साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? देखिए जी, अफगानिस्तान की जो नई सिचुएशन है और खासतौर पे वहाँ पे जो तालिबान का कंट्रोल है, उसे हुकूमत के तौर पे तो अभी तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन उसका कंट्रोल जो है उसको तस्लीम कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका की जानिब से ये आला सतह का पहला राब्ता है, जिसमें उनकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन जो है वो यहाँ पे आई हैं। आज सुबह उन्होंने इससे पहले जो है वो मोईद यूसुफ, जो कौमी सलामती पे वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, उनसे मुलाकात की और अब इस वक्त वो दफ्तर खारजा में मौजूद हैं, जहाँ पहले वफूद की सतह का जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा और उसके बाद इसकी जो है वो तफसीलात भी हमारे सामने आएंगी। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका जो है वो हमेशा से ही, लेकिन खासतौर पर जो गुज़श्ता 2 दहाई हैं उसमें उसका खासा एक रोल रहा है और उसके बाद फिर वहाँ पे जब उसने एग्जिट करना था तो उसमें भी उसने पाकिस्तान की मदद दी थी। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें अमरीकी क़यादत की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से और कुछ जो सेनेटर्स का एक ग्रुप है उनकी जानिब से पाकिस्तान के हवाले से शुक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्ड किया। इस सारी सिचुएशन में इस बात की ज़रूरत है कि दोनों ममालिक जो हैं वो उनके माबैन अगर कहीं को गलतफहमी पैदा हो रही है तो वो भी दूर हो, और अगर कहीं जानबूझ से कुछ ऐसा किया जा रहा है तो वो भी बैठ के अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उनको बताया जाए और उन्हें कहा जाए कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये कोई अच्छे नतीजे सामने नहीं लाएंगे। और अमेरिका यहाँ से बेशक चला तो गया है, लेकिन उसका जो कंसर्न खिते में है वो उस अंदाज में ख़त्म नहीं हुआ। तो पाकिस्तान इस मामले में हमेशा से इस बात का प्रचारक रहा है कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन उसकी ख्वाहिश है और इसके हवाले से जो कोई उसको पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश करता है वो क़याम अमन की कोशिशों के रास्ते में रुकावट है। तो आज ये मामला खासतौर पर ज़ेर बहस आएंगे और उसके साथ साथ जो दोतरफा उम्मीद हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू हो सकती है कि पाकिस्तान और तमाम अहम मामलात आप बता रहे हैं कि ज़ेर बहस आएंगे और पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे खालिद साहब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नैब शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नैब शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा ऐलान 2020 में कर चुकी है। फवाद चौधरी के बयान पर नैब की वजाहत, कहा गया है शुगर स्कैंडल की तहकीकात अभी बंद नहीं हुई, तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जायजा लेने के बाद मुकदमात का फैसला होगा। चीनी की सब्सिडी के स्कैंडल की तहकीकात नैब नहीं कर रहा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा, नैब तो तहकीकात नहीं कर रहा उसमें तो FIA तहकीकात कर रही है। जो सब्सिडीज के केसेस हैं वो तो अगर सब्सिडी मिसयूज होनी है वो तो उन्होंने करनी है ना। प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर ने दोबारा वजाहत चाही, जिस पर उन्होंने वही बात दोहराई। सर मुझे करेक्ट कीजिएगा, सब्सिडी के मामले पर ये केस नैब को रेफर नहीं किया गया सर?
नहीं, ये तो FIA कर रहा है इस वक्त ये केस। फवाद चौधरी के दावे के बरक्स 7 जून 2020 को वजीर आजम इमरान खान ने शुगर स्कैंडल की तहकीकात 3 इदारों के सुपुर्द की थी। नैब को 2014 से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से चीनी पर दी गई 29 अरब रुपए की सब्सिडी की मुजरिमाना तहकीकात करने और रेफरेंस तैयार करने के लिए कहा गया। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे। जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वजीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई और इरफान मंगी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। 31 अगस्त को जारी नैब प्रेस रिलीज में भी चीनी स्कैंडल को मेगा करप्शन करार दिया गया और अज़्म किया गया कि तमाम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट नैब ऑर्डिनेंस का एक एक लफ्ज देखकर उसे हतमी शक्ल दे चुका है। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन हैं? ये जुमले चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के हैं, जो वो चंद माह कबल अपनी ज़बान से अदा कर चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि अगर नैब कवानीन में तरामीम की जाएं तो वो तरामीम कैसी होनी चाहिए। अरबों रुपए कमा के दे रहे हैं गवर्नमेंट को, नैब पर अरबों रुपए नहीं लग रहे। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ पाने वाले चेयरमैन नैब माजी में नैब कवानीन में तरामीम से मुताल्लिक बहुत कुछ बोला करते थे। अरबाब इख्तियार कहते हैं जी हम नैब में अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो मैंने तो हमेशा वेलकम करा। नैब में वो अमेंडमेंट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। आप अगर वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो जो ये सब कुछ करते रहें, तो उन अमेंडमेंट्स को पहले भी कभी फेवर नहीं किया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल नैब कवानीन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिया करते थे। नैब के ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट एक एक लफ्ज नैब के ऑर्डिनेंस का देख चुका है। असफंदियार वली के केस में चंद चीजें जो कि आइन से मुताबिकत नहीं रखती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन? क्या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज़हीन है? मगर अब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए न सिर्फ चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो चुकी है, बल्कि कवानीन भी बदले जा चुके हैं। पाकिस्तान बनाने वाला भी एक सियासतदान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाने वाले भी सियासतदान ही होंगे। खबरों में आगे आपको दिखाएंगे महंगाई से लड़ने का फॉर्मूला। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नए नैब ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। बोले ये शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ एक कदम है। 225 अरब के मजीद टैक्स माशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई का क़यामत खेज जलजला साबित होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि रिलीफ के बजाय आवाम को हर रोज़ एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है, कौम को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। बोले नैब कवानीन में तरमीम का मकसद हुकूमत खुद जवाबदेही से राह फरार इख्तियार कर रही है। अपोजिशन लीडर ने ऐलान किया कि तमाम स्टेक होल्डर से मशवरा करके हुकूमती इक़दामात को रोका जाएगा, हुक्मरानों को छुपने नहीं देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई अब भी दीगर ममालिक से बहुत कम है। पार्टी के अरकान असम्बली आवाम को हक़ाइक़ बताएं। कहते हैं आइंदा इलेक्शन पर हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। महंगाई के मारे अवाम की ढारस बंधाने का मिशन, लोगों को महंगाई के असबाब और हकाइक से आगाह किया जाए। PTI कोर कमेटी की बैठक में वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली को टास्क सौंप दिया। इमरान खान ने कहा कि महंगाई तो पूरी दुनिया का ही मसला है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें दीगर ममालिक से अब भी कम है। पार्टी MNAs अपने अपने हलकों में अवाम को हकीकी सूरत हाल बताएं। इजलास में अहम कौमी और सियासी अमूर, पार्टी मामलात और इंतखाबी इस्लाहात पर गौर। वज़ीर आज़म का तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर। कहा बल्दियाती इलेक्शन जल्द होने चाहिए। एक बार फिर वाज़े कर दिया कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तैयार रहने का भी कह दिया। बोले उन्हें तो वोट का हक दिला कर ही रहेंगे। और अगर महंगाई से लड़ना है तो कम खाना खाएं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अवाम को मुफ्त मशवरा दे दिया। आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए कहा महंगाई की शरह अगर 9% हो गई है तो 9 निवाले कम खाएं, चाय में चीनी भी कम डालें। महंगाई को ख़त्म ना इन्होंने किया तो यकीन करें खुदकुशियाँ बढ़ेंगी। हुकूमत को बोला गोली चला कर मार दे।
महंगाई कयामत ढा रही है, लोग दुआएं दे रहे हैं। अवाम तो अवाम, वजीर आजम खुद शिकवा करते रहे हैं। अपने घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जबकि महंगाई का दौर, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। इमरान खान के इस बयान के बाद से महंगाई में मजीद इजाफा हो चुका है। ऐसे में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अवाम को कुर्बानी देने का मशवरा दे दिया। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर और पीटीआई के दीगर वज़रा महंगाई के निराले जवाज और अनोखे मशवरे देते रहे हैं। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, चीज ऊपर नीचे होती है, उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल करें। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते। एक तो महंगाई और बेरोजगारी, ऊपर से ऐसे बयानात। अब तो पीटीआई के हामी भी घबराने लगे हैं। हमसे बड़ी गलती होगी, मैं बड़ा जियाला था पीटीआई का। खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ दें। 120 दिन अहम हैं। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, इदारों के खिलाफ बयानबाजी के जरिए टार्जन बनने की कोशिश करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं, सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। पाकिस्तान एक बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। हमारा सियासतदान मगरब की तरफ देख रहा है, सियासत मशरिक की तरफ तुलू हो रही है। और ये पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं है, संजीदा सियासी सोच का वक्त है। अगर हम संजीदा सियासत करेंगे तो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान में कोई बुहरान खड़ा हो गया तो हम इस बुहरान से मुतासर हुए बगैर नहीं रहेंगे। वो लोग जो हमारे फौजी अदारों, हमारे हसास अदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। आसमान का थूका उनके मुंह पर आएगा। इनकी सियासी मौत है। ये सिर्फ मीडिया के ग्राउंड पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इलेक्शन के करीब नून की नई अलाइनमेंट होगी। 2 की बजाय अब 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। 22 तारीख से सियासत में तेजी आएगी। 120 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम है। ये इमरान खान की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मसाइल उभरेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसको हम बेहतर सलीके और तरीके से हैंडल करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो आपके सामने ये कहूँ कि महंगाई नहीं है। महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इसको कंट्रोल करेंगे। और मुफाहिमत की बात क्यों की? मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के कायद की बात का बुरा मान गए। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुफाहिमत से मुतालबात पूरे होते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन ये बिस्मिल्लाह मौलाना को एक आंख ना भाई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इमरान शफकत। नवाज शरीफ की बिस्मिल्लाह से हुए मौलाना फजलुर रहमान परेशान। नून लीगी कायद की जानिब से मुफाहमत के बयान पर मौलाना घबरा से गए हैं। उन्होंने नवाज शरीफ से राबिता करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम होने पर ज्यादा मायूसी का शिकार हो गए। राय का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मज़ाहमती बयानिए के साथ जिदोजहद जारी रखना चाहते हैं। मौलाना पहले ही नून लीग की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर खफा हैं। 11 अक्टूबर को पीडीएम के इजलास में मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रखेंगे। वो इससे पहले असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों की कोशिश भी करते रहे हैं, मगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर उनकी तजवीज़ नहीं मानी गई थी। इमरान शफकत, समा, लाहौर। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली। जाली वैक्सीन की एंट्री बेनकाब करने वाले समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ FIR वापस लेने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, दानियाल उमर ने अपना फर्ज अदा किया, जो हुआ काबिल अफसोस है। पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। फरसूदा और करप्ट सिस्टम को बेनकाब किया, बिल्कुल ठीक किया। समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा गलत काटा गया। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली। हम ये पर्चा वापस लेंगे और इस पर्चे में से इनका नाम निकालेंगे। प्रोग्राम आवाज में तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना था, FIR में बिला जवाज दानियाल का नाम आया, जो काबिल अफसोस है। हम ये पर्चा वापस लेंगे
और इस पर्चे में से इनका नाम निकालेंगे और इस मसले को इनके नाम के बगैर हम FIR को रेफ़र करेंगे कि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर है कि दानियाल साहब ने अपनी एक रिपोर्टिंग का फ़र्ज़ अंजाम दिया है, हम बिल्कुल ये FIR वापस ले रहे हैं। लाहौर में काम करने वाले समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ मेलसी में FIR दर्ज कराई गई थी। दानियाल उमर ने नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कलसूम नवाज की वैक्सीनेशन के जाली इंदराज की खबर की तस्दीक के लिए 1166 पर मैसेज किया। जाली वैक्सीनेशन के सबूत मिले, खबर चली। मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी जिसका नाम सुमैला रसूल है। उसने वैक्सीन की है, उसके ID से लॉगिन हुई है, ये तस्दीक हो गई है महकमा हेल्थ में। पंजाब हुकूमत इस्लाह करने की बजाय बौखलाहट का शिकार हो गई। जाली इंदराज करने वालों को तो नहीं पकड़ा मगर खबर देने वाले पर पर्चा करा दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने FIR की तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई थी। सहाफती तंजीमों ने भी आवाज उठाई, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से गलती तस्लीम की गई और दानियाल उमर के खिलाफ FIR वापस लेने का ऐलान किया गया। जाली वैक्सीनेशन के इंदराज करने वालों को पकड़ा तो नहीं मगर हुकूमत पंजाब सहाफियों के पीछे पड़ गई है। पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। समा का तस्दीक करना एक खबर को जुर्म बन गया है। मरहूमा कलसूम नवाज है, नवाज शरीफ की अहलिया, उनका ID कार्ड से एक वैक्सीनेशन जो है जाली उसका इंदराज किया गया है। एक FIR जो है वो दर्ज की गई है मेरे नंबर के ऊपर। कोई किसी और का वैक्सीनेशन चेक करे तो क्या इतना बड़ा जुर्म बन जाता है? सभा पर ये FIR करा दी, मैं तो कहूँगा पूरी सहाफत पर ये FIR है। मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी। समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ पर्चा गलत काटा गया। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली। खान खावर साहब ने ये बात एडमिट की कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उससे गलती हुई है। मुझे खुद ज़ाती तौर पे भी बड़ा अफसोस है कि उनको इस मुश्किल से गुजरना पड़ा। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात हुई है और हम ये पर्चा वापस लेंगे। अभी खबर यह है कि बरतानिया ने पाकिस्तान में लगने वाली 3 किस्म की वैक्सीन को मानने का ऐलान कर दिया। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना लगवाने वालों को सेल्फ आइसोलेशन से इस्तिस्ना होगा। बरतानवी हुकूमत ने नई सफरी गाइडलाइंस जारी कर दी। पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमज़ोर पड़ने लगी। 3 माह में पहली बार मस्बत केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ज़ेर इलाज 26 मरीज़ इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,058 हो गई। NCOC ने पीर से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया है। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में बताया कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों में 11 अक्टूबर से मामूल के मुताबिक क्लासेस होंगी। कहीं भी आने जाने या तकरीब में शिरकत के लिए पहली वैक्सीन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर और 30 नवंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वालिदैन अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। हर हफ्ते स्कूल्स और मदारिस में खुसूसी टीका मुहिम भी चलाई जाएगी। खतरा अभी टला नहीं। आप अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना करें। कई दफ़ा वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़ी सी तबीयत जो है इस तरह से हो सकती है। उस सूरत में इससे परेशान ना होइए, ये वैक्सीन का असर होता है। कई दफ़ा कुछ बच्चे कुछ बीमार भी होते हैं, बुखार भी होता है और बसा औकात कोई एक आध बच्चा थोड़ा सा बेहोश भी हो जाता है। 11 तारीख से तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए जा रहे हैं। हमारे पास मोबाइल यूनिट्स हैं जो स्कूलों में जा के वैक्सीनेट कर रही हैं। ये जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं ये सेफ हैं। झूठी खबरों पर बिल्कुल तवज्जो ना दीजिए। सैटरडे का रोज़ जो है वो हर दफ़ा स्पेशल वैक्सीनेशन डे स्कूल में मनाया जाएगा, तो इसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और ये मदारिस में भी होगा। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और नवंबर का आखिरी हफ्ता भी एक खुसूसी वैक्सीनेशन का हफ्ता मनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल हो सके। 31 अक्टूबर के बाद जो जुज़वी वैक्सीनेशन है उसके बाद कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी अटेंड करने की और 30 नवंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होगी।
और कोरोना के वार कम होने लगे तो डेंगू के डंग तेज होने लगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 158 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में 188 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 268 अफराद मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद से उमर आसिफ, लाहौर से दानियाल उमर, जबकि पेशावर से रहम यूसुफजई हमारा साथ दे रहे हैं। उनकी जानिब बढ़ते हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल है उनके शहरों में। सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी उमर आसिफ, बताइएगा इस वक्त आप जिस शहर में मौजूद हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद यानी जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो डेंगू की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें जुड़वा शहरों में जो डेंगू की सूरत हाल है वो गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 117 और रावलपिंडी में 41 मजीद अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है। जुड़वा शहरों के मरीजों की मजमूई तादाद की बात की जाए तो वो 1300 से ज़ायद हो चुकी है। इस्लामाबाद के जो देही इलाके में ज़्यादातर मुतासर हैं, और जो रावलपिंडी की बात की जाए तो पुटवार टाउन और उसके साथ साथ कंटोनमेंट के एरिया से बड़ी तादाद में जो मरीज़ लाए जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर जो है एरिया आता है जिसमें सेटले टाउन का जो इलाका है वो काफ़ी मुतासर नजर आ रहा है। इस टाइम शहर में सबसे ज़्यादा 70 के करीब जो डेंगू से मुतासरा मरीज फैमिली अस्पताल में इस टाइम ज़ेर इलाज है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है और उसके बाद DHQ अस्पताल है जो ज़िले में सेहत का महकमा है। उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि फॉगिंग की जा रही है, लार्वा जो है उसको निकाला जा रहा है। लेकिन बहुत ही चीदा ऐसे मुकामात है जहाँ पे डेंगू के खिलाफ जो डेंगू मच्छर के खिलाफ फॉगिंग का अमल नज़र आता है। यहाँ पे उनके जानिब से एक मुहिम भी चलाई जा रही है जहाँ पे शहर के चंद जगहों पे पेनाफ्लेक्स लगाए गए जिसमें एहतियाती तदाबीर का भी लिखा गया। इस्लामाबाद की बात की जाए तो 5 अफराद डेंगू के बाइस जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रावलपिंडी में अभी तक किसी भी तरह की कैजुअलिटी का जो है वो सामने नहीं आई है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि मुख्तलिफ वार्ड्स को हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, दानियाल उमर वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। दानियाल, आप बताइएगा लाहौर में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? दानियाल को गालिबन आवाज़ नहीं आ रही है। रहम यूसुफजई के पास चलेंगे, पेशावर में मौजूद हैं। रहम, आप बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त डेंगू की? रहम, आपको आवाज़ आ रही है? कोरोना के वार कम हुए तो डेंगू के डंग तेज़ होने लगे हैं। पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो सिचुएशन पंजाब में ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 158 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर में 188 केसेस सामने आ गए हैं। रहम यूसुफजई, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो 268 नए केसेस डेंगू वायरस के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब तक सूबे में 4 अफराद डेंगू वायरस का शिकार होकर वो जाँ बहक हो चुके हैं। अगर हम मजमूई सूरत हाल की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस केसेस की तादाद 2000 से तजावज़ कर गई है, जबकि एक्टिव केसेस जो है वो इस वक्त 900 से ज़ायद हैं। जबकि कुछ ऐसे भी डेंगू केसेस हैं जो कि सेहतियाब होकर अस्पतालों से वापस जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 100 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा महकमे सेहत ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी और पेशावर के सिर्फ पेशावर में ही 8 से 10 ऐसी जगहों को निशानदेही की है जहां पे डेंगू लार्वा पाया जाता है, और उन जगहों को हॉटस्पॉट करा दिया है, जिसमें हमारे जो अकब में मौजूद है खैबर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आसपास के जो इलाके हैं, तहकाल का जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है जहाँ पे हर घर में डेंगू के मरीज है। इस पर महकमे सेहत ने और जिला इंतजामिया ने की टीमों ने बर वक्त कार्रवाइयां भी की हैं। लार्वा तलब करने का भी सिलसिला जारी है, ताहम केसेस की तादाद में कमी की बजाय बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दानियाल उमर, अगर आपको अब आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं तो बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? लाहौर में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो डेंगू के केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा है। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो लाहौर से ही रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 188 केसेस हैं जो कि डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं, और अब 2500 से ज़ायद केसेस जो है वो हो गए हैं लाहौर में, जो कि रवां साल में केसेस हैं। 2400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक माह के दौरान, यानी कि गुज़श्ता एक माह आज से अगर हम देखें तो 2400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो डेंगू लार्वा मच्छर में तब्दील हुआ है वो अब जाके ही हुआ है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो लाहौर के इलाके डिफेंस हुए हैं, जहाँ की 1140 केसेस जो है वो जहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। जिसके बाद इलामा इकबाल टाउन और जौहर टाउन भी ऐसे इलाकों में शामिल होता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। साथ ही साथ जो गुलबर्ग का इलाका है
वो भी डेंगू के मच्छर से बहुत ज़्यादा मुतासर जो है वो अब होना शुरू हो गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक 1471 मुकामात से उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर डेंगू लार्वा तल्फ किया है, जबकि 80,000 से ज़ायद मुकामात से अब तक डेंगू लार्वा जो है वो मिल चुका है। मिल रहा है, तमाम तरह इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारे नुमाइंदगान हमें तीनों शहरों से अपडेट कर रहे थे, तमाम का बेहद शुक्रिया। और दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली होगी या नहीं, फैसला आज होगा। इस हवाले से चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कप्तान बाबर आजम से मुलाकात करेंगे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम मुलाकात का हिस्सा नहीं होंगे। टीम में 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है। 15 रुकनी स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ियों को शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि फ़खर जमान और फास्ट बॉलर शाहनवाज की वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी मुतवक्के है, जबकि उनकी जगह स्क्वाड का हिस्सा मोहम्मद हसनैन और खुशदिल शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए नेशनल T20 कप जारी। कौमी स्क्वाड में शामिल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा इस सिलसिले में। बिल्कुल, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल चारों मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा सके। शोएब मसूद की बात की जाए तो उन्होंने 7 मैचेस में 27 की एवरेज के साथ 194 रन बनाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 148 का है। और शोएब मसूद ने 7 मैचेस में 2 मिस सेंचुरी स्कोर की, जबकि खुशदिल शाह ने 8 मैचेस में 24 की एवरेज से 173 रन बनाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 125 का है। और खुशदिल शाह ने 8 मैचों में सिर्फ 1 मिस सेंचुरी स्कोर की है। आसिफ अली ने 7 मैचेस में 31 की एवरेज से 124 रन बनाए, जबकि आसिफ अली ने 7 मैचों में कोई मिस सेंचुरी स्कोर नहीं की। आजम खान ने सबसे बुरी परफॉर्मेंस आजम खान की रही, जिन्होंने 8 मैचों में 17 की एवरेज के साथ 123 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 129 है। और आजम खान ने 8 मैचों में कोई भी मिस सेंचुरी स्कोर नहीं की, यानी कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। बेहद शुक्रिया, इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे कादिर ख्वाजा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंडेट दिया है PTI को, पूरे सिंध से PTI के पास मैंडेट है, खास तौर पे कराची का मैंडेट उन्होंने दिया है। तो हम हर हाल में आटे की कीमत को नीचे लेके आएंगे, चाहे फेडरल गवर्नमेंट को गंदम पंप करना पड़े, अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी। थैंक यू। इस पे बड़े अहम हकायक हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो गंदम इन्होंने खुद डिक्लेयर की हुई है, वो गंदम कहाँ पर है? वो आसमान खा गया है, वो जमीन खा गई है, या वो भी चूहे खा गए हैं? आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 13 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा गए। वो गंदम खुद चोरी करके खा गए, इनके लोग वहां से चोरी करके खा गए। बाद में पता चला कि वो गंदम के थैलों से जो है वो मट्टी निकल रही है, किसी से बजरी निकल रही है। तो इस बार भी ये ना हो कि गंदम जो है वो चूहे खा जाएं। इनका पेट नहीं भरता, चोरी से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का पेट नहीं भरता। जो 13 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहों के ऊपर डाल दी। कुछ तो खौफ खाओ खुदा का, कुछ तो शर्म करो, और कराची की आवाम का जो है वो एहसास करो, और उनको फौरी तौर के ऊपर सिंध के गोदामों में मौजूद जो सस्ती गंदम है वो फराहम करो। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत गंदम ज़ख़ीरा करके आटा महंगा कर रही है। सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम को फौरी तौर पर जारी किया जाए। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।